वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ओ बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम देख रहे हैं आर ओ के PYQ। ठीक है, तो देखिए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज एक एक करके प्रीवियस ईयर पेपर के वीडियोस चैनल पे अपलोड हो रहे हैं। अभी तक हमने यूपी स्पेशल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इसके PYQ देख लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं हिस्ट्री के, आपके इतिहास के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो इससे पहले लगभग 190 जो PYQ हैं वो पिछले वीडियोस में अपलोड कर दिए गए हैं। तो इसको देख के या फिर इसको देखने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो हिंदी मीडियम के लिए अलग और इंग्लिश मीडियम के लिए अलग प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। तो बस तैयारी करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। तो इसमें दिया है कि 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो 1857 की जब क्रांति हुई थी, ये जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से जिसको जाना जाता है, उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक, फिर देखिए कि निम्न में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र यानी सी ऑफ कैलेमिनिटी कहा गया है। तो देखिए ये उड़ीसा वाला अकाल था। ठीक है, उड़ीसा अकाल 1866 से 67 ये जो अकाल पड़ा था इसको बोला गया था प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे। ठीक है, जो 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई थी उसमें से इनमें कौन नहीं था। तो देखिए जवाहरलाल नेहरू भी थे, लियाकत अली खान भी थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद उसमें नहीं थे सम्मिलित अंतरिम सरकार में। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया गया था। तो ये था लखनऊ वाला अधिवेशन। ठीक है, लखनऊ अधिवेशन 1916। इस अधिवेशन में महात्मा गांधी को किसानों, जो चंपारण के किसान थे, उनकी समस्याओं से अवगत कराया गया था। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि लखनऊ अधिवेशन जो था 1916 का, इसके अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में ये हुआ था, कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, फिर सुभाष चंद्र बोस ने भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा कब की थी। तो ये की थी 21 अक्टूबर 1943 को। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा। फिर है भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसको माना जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद के जनक थे बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग, तो स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था बाल गंगाधर तिलक ने, इन्होंने किया था। ठीक है, तो देखिए बस PYQ देख रहे हैं हम क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, कि आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर पे ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके के सवाल आपके समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी में पूछे जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है PYQ से। तो हम एक बार इसको सारा डिस्कस कर रहे हैं। फिर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, बहुत बार ये पूछा गया है। तो एकमात्र अधिवेशन था, ये था बेलगाम का अधिवेशन, बेलगाम वाला जो हुआ था 1924 में। बेलगाम 1924 एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी ने। फिर है निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। तो ये था मैजनी को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि महात्मा गांधी ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था और जवाहरलाल नेहरू ने किसको अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, इन दोनों के जवाब दीजिएगा आप। तो लाला लाजपत राय के राजनीतिक गुरु मैजनी।
अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो पत्रिकाएं हैं, नवजीवन किसका है, महात्मा गांधी का, स्वराज्य किसका है, टी प्रकाशम का, प्रभात NC केलकर का, लेकिन कौमी आवाज़ जो है वो अबुल कलाम आज़ाद की रचना नहीं है। ठीक है, तो ये वाला गलत है। कौमी आवाज़ किसकी रचना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक लिखी है, तो ये हैं भोज। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किससे संबंधित है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे पूछा गया है कि सिख राज का अंतिम राजा कौन था, तो सिख राज का अंतिम राजा था दिलीप सिंह। अवध राज का ब्रिटिश में राज्य में विलय कब हुआ था, तो अवध का ब्रिटिश में विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। फिर है मिलान करने वाला, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहली सूची में दी हैं रचनाएं भारत मित्र, राष्ट्रमाता, प्रजामिक और नायक। दूसरी सूची में उनकी भाषा है बंगाली, गुजराती, हिंदी और मराठी। तो देखिए, भारत मित्र नाम से पता चल रहा है कि ये हिंदी में है, राष्ट्रमाता मराठी है, प्रजामित्र गुजराती और नायक जो है बंगाली। ठीक है, तो ये याद कर लीजिएगा। फिर है भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था किसके साथ, चंद्रशेखर के साथ नहीं, सुखदेव राजगुरु इससे संबंधित नहीं थे, इससे संबंधित थे बटुकेश्वर दत्त। तो भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था। ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है, तो ये ऑपरेशन पोलो जुड़ा है हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर वही बुक और राइटर हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसकी रचना है, इंडिया विंस फ्रीडम जो है ये इसकी आत्मकथा है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। फिर गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो USA में हुई थी। रिपीट हो रहा है ये वाला गदर पार्टी वाला। चौरी चौरा किस जनपद में है, तो चौरी चौरा है गोरखपुर जनपद में। कॉमनवेल्थ पत्र किससे जुड़ा है, तो एनी बेसेंट से, कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट। फिर है कि प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस, इसके जो सभापति थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर है इंडस वैली उससे संबंधित हड़प्पा संस्कृति की बस्तियां दी हुई हैं और किस नदी पर अवस्थित है, तो हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और रोपर, और नदी का नाम दिया है भोगवा, घग्गर, रावी और सतलज। तो देखिए हड़प्पा नदी हड़प्पा संस्कृति ये किस नदी पर है, हड़प्पा तो ये है रावी नदी पर हड़प्पा। कालीबंगा भोगवा नदी पर, कालीबंगा जो है वो घग्गर पर है। फिर से इसको डिलीट करते हैं। हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर है, कालीबंगा घग्गर पर है, लोथल भोगवा नदी पर और रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी पर, कालीबंगा घग्गर नदी पे, लोथल जो है भोगवा नदी पर और रोपड़ जो है वो सतलज नदी पर। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई। ये बार बार पूछा गया है। समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी बलिया में। जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई थी। फिर है घटनाओं को पढ़ना है और कालक्रमानुसार उसको व्यवस्थित करना है। तो लखनऊ समझौता है, चंपारण सत्याग्रह है, खिलाफत आंदोलन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है। ठीक है, तो ये देखिए लखनऊ समझौता पहले सही है, दूसरे नंबर पे चंपारण, तीसरे वाले पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, फिर खिलाफत आंदोलन आया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्प्रिंगिंग टाइगर ये किसकी जीवनी है, ये जीवनी है सुभाष चंद्र बोस की। फिर आगे है कि एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था। ठीक है, संगम युग में कौन सा नहीं था, तो देखिए चोल, चेर, पांड्य तो थे लेकिन पल्लव नहीं थे संगम युग में। ठीक है,
आगे है कि कौन तमिल रामायणम या फिर रामावतारम का लेखक था, तो वो था कंबन। कंबन जो है वो तमिल रामायण या फिर रामावतारम का लेखक था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए समझ में आ रहा होगा कि आपके रिव्यू ऑफिसर एग्ज़ाम में कितना ढेर सारे फैक्चुअल टाइप के डायरेक्ट एकदम सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को स्वीकार किया था। ठीक है, तो ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, ये किस में स्वीकार किया गया था, तो ये स्वीकार किया गया था लखनऊ अधिवेशन 1936 में। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि जो लखनऊ अधिवेशन 1936 हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन हैं। ठीक है, दो मैंने पूछ दिया, एक तो लखनऊ अधिवेशन वो पहले वाला जो था, और ये लखनऊ अधिवेशन 1936 वाला, वो वाला लखनऊ अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्या बताई गई थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, और इस वाले लखनऊ अधिवेशन का जब भारतीय सरकार अधिनियम 1935 स्वीकार किया गया था, दोनों के अध्यक्ष कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर है कि कौन इसमें उग्रवादी था, तो ये थे विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो ये लोग थे उग्रवादी। आगे है कि प्रथम बौद्ध परिषद संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया, तो ये थे महाकश्यप। फिर गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित कैसे होता है, तो ये जो रुद्रादमन का जूनागढ़ शिला अभिलेख है, इसमें मेंशन किया गया है, इसमें लिखा गया है कि गुजरात जो है वो उससे पता चलता है कि गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। ठीक है, रुद्रादमन के जूनागढ़ अभिलेख से। फिर आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, तो ये किससे पता चलता है, ये पता चलता है अशोक के रुम्बिनदेश स्तंभ अभिलेख से। जो अशोक का रुम्बिनदेश स्तंभ अभिलेख है, इससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई, सिकंदर लोदी के द्वारा। आगरा की स्थापना की गई है सिकंदर लोदी के द्वारा। अब्दुल रज्जाक विजयनगर कब आया था, तो ये आया था देवराय II के राज्यकाल में, अब्दुल रज्जाक। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने, सबको पता है। ठीक है, आत्माराम पांडुरंग ने की थी महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना। ठीक है, फिर किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था, दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलिनबरो ने। ठीक है, जो ये ऑप्शन दिया है, कॉर्नवालिस नहीं, विंटिक नहीं, सोर नहीं, लॉर्ड एलिनबरो थे जिन्होंने दास प्रथा को समाप्त किया था। फिर जो भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी सफलता मुख्यतः किसके कारण थी, तो ये थी एनी बेसेंट के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है, जहांगीर के शासनकाल का, तो ये कौन था, ये था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। ये एक डच पर्यटक था। ठीक है, ये एक डच पर्यटक था, इसने जहांगीर के शासनकाल का काफ़ी अच्छे से वर्णन किया हुआ है। मुग़ल चित्रकला की आधारशिला किसने रखी थी, तो मुग़ल चित्रकला की आधारशिला रखी थी हुमायूं ने। अगला पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसको देख लीजिएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तृतीय मराठा युद्ध से संबंधित नहीं है। इसके अलावा हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में था, हेस्टिंग जो है आंग्ल नेपाल युद्ध में, वेलेस्ली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में था, तो ये ऑप्शन सही नहीं है। अगला है इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी, तो इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी रासबिहारी बोस ने। ठीक है, फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए सारी की सारी घटनाएं जो हैं वो 1919 की हैं, तो इसमें आपको कहानी से ही समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो आया था रॉलेट अधिनियम। रॉलेट अधिनियम 1919 का जब आया, ठीक है, उसके बाद किया गया रॉलेट सत्याग्रह इसके विरोध में 1919 में। और रॉलेट सत्याग्रह जब किया गया तो तभी इन लोगों ने क्या किया था,
वो सभी लोग सत्याग्रह करने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो वहाँ पे गोलियां चला दी गई थी। तो ये जो कांड कहलाता है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाया। ठीक है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन 1919। ठीक है, ठीक, तो ये हो गया। सबसे पहले रॉलेट अधिनियम आया, फिर रॉलेट सत्याग्रह हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर आईएनसी का अमृतसर अधिवेशन 1919 हुआ। तो क्रम समझ में आ गया होगा, 1 2 4 3। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया। बाबा रामचंद्र ने किसानों को कहाँ पर संगठित किया? तो अवध में। फिर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन आयोजित कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो महात्मा गांधी की दांडी यात्रा हुई, फिर उसके बाद किया गया गांधी इरविन समझौता, समझौते के बाद सांप्रदायिक निर्णय, फिर होता है पूना समझौता। तो ये क्रम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने टैगोर को महान प्रहरी कहा था? टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने टैगोर को महान प्रहरी कहा था। फिर हिंदुस्तान रिपब्लिकन संगठन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी कानपुर में। ठीक, फिर बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित संस्थानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो रोजगार कार्यालय की स्थापना की गई थी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी किस लिए? कि इन्होंने बेरोजगारों की सहायता के लिए। फिर मध्ययुगीन शासकों में कौन एक उच्च शिक्षित था? उच्च शिक्षित, तो ये था शेरशाह। फिर बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो ये था तक्षशिला का निवासी। ठीक है, जो बेसनगर अभिलेख में हेलियोडोरस का जिक्र है वो तक्षशिला का निवासी था। आगे बढ़ते हैं। आगे कथन और कारण है। इसमें दिया गया है कि महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, और दूसरा है कि इस स्थगन का CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। ठीक है, कथन दोनों सही है, लेकिन हाँ ये इसकी सही व्याख्या नहीं करता है कि किस कारण से असहयोग आंदोलन स्थगित किया गया। ठीक है, तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन हाँ सही व्याख्या नहीं है। फिर भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है? तो भक्ति के कुल 9 रूपों की संख्या है इसमें। ठीक है, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः क्या थे? ये थे चागताई तुर्क। फिर आगे बढ़ते हैं। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सबसे पहले तो दिया है कि जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे। ठीक है, सही है। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे, ये नहीं सही है। और इनका 3 वर्ग था, ये चलो ये भी सही है। और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन दिया जाता था। तो इसमें स्टेटमेंट सिर्फ 1 और 3 सही है कि इसमें जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे और मनसबदारों के 3 वर्ग थे। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? ठीक है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? तो उस समय राज्य था उदयन का। फिर किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो वो था जैन धर्म। जैन धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था। शक विजेता किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय थे शक विजेता। फिर है किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा ये समाप्त कर दिया था? तो ये समाप्त किया था शाहजहां ने। तो याद रखिएगा, अगर सिजदा की बात होगी तो इसकी शुरुआत की थी बलबन ने और इसको समाप्त किया था शाहजहां ने। ठीक है, शाहजहां ने। फिर आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कौन सा स्टेटमेंट नहीं सही है?
पहला तो दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, सही बात है। 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी इन्होंने, बिल्कुल सही है। और असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग नहीं लिया था, ये भी सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, पता नहीं क्या, ये स्टेटमेंट गलत है, स्टेटमेंट भी वियर्ड है। तो मोहम्मद अली जिन्ना सदैव डायरी रखते थे, ये बात गलत है। फिर है इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित है? इंकलाब जिंदाबाद अगर ऑप्शन दिया हुआ है चंद्रशेखर आज़ाद, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह और लाला हरदयाल, तो ये भगत सिंह से संबंधित है इंकलाब जिंदाबाद। फिर किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि यानी डिग्री धारण करते समय अंग्रेज गवर्नर कुलाधिपति पर गोली चलाई थी? तो वो थी बीना दास। बीना दास अपने दीक्षांत समारोह में अपनी डिग्री धारण करते समय इन्होंने अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी। फिर है 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग तात्या टोपे का नाम था, ठीक है। और ये कहाँ पे थे? 1857 की क्रांति में इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था इसका। फिर 1929 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, और इसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। विष्णु के किस अवतार को सागर से बृहस्पति का उद्गार करते हुए अंकित किया जाता है? तो यह था वाराह अवतार। इसके बारे में किंवदंती है कि सागर से पृथ्वी, मतलब ये वाराह अवतार जो था सागर से पृथ्वी का उद्धार करते हुए इसमें दर्शाया गया है। फिर है राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है। नंद वंश के राजा थे राजा नंद, इनका उल्लेख करता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे है 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आर.बी. घोष। आर.बी. घोष 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष थे। फिर है आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों को उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो ये थे टीपी सप्रू ने वकालत की थी, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के जब अधिकारियों के लाल किले में मुकदमा चल रहा था तो आज़ाद हिंद फौज की तरफ से वकालत की थी टीपी सप्रू ने। फिर है मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में निश्चित किया गया था? तो ये था 16 अगस्त 1946 की जो तिथि थी, इसको मुस्लिम लीग के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में। फिर है सारनाथ की भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमा कालांकित है गुप्त काल से, ठीक है। पहले तो जान जाइए कि सारनाथ में बुद्ध की कैसी प्रतिमा है, भूमि स्पर्श मुद्रा वाली, और ये गुप्त काल से है। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो ये था चंद्रगुप्त प्रथम। इसने चांदी के सिक्के जारी करने वाला पहला गुप्त शासक। अब एलोरा का कैलाश मंदिर निर्माण किसने कराया है? तो ये राष्ट्रकूटों ने कराया है। बेरोजगारों के सहायतार्थ निम्नलिखित में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? फिर से रिपीट हो रहा है, रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस अधिवेशन में अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो ये था त्रिपुरी का अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। इसमें सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था। फिर कौन सा सही सुमेलित है? तो ये देखिए, इसमें देखिए, ये देख लीजिए, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये तो दादा भाई नौरोजी की है, ये ऑप्शन दोनों गलत हो रहे हैं, ठीक है। ये देखिए नहीं याद आ रहा है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके सुभाष चंद्र बोस नहीं है, लेकिन हाँ रफीक जकारिया द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, ये बिल्कुल सही है। फिर कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो ये थे नामदेव। नामदेव इस्लाम से प्रभावित थे। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि मुगल मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर दीजिए।
सबसे पहले तो ये फिर से रिपीट हो रहा है। देखिए, जात और सवार पद प्रदान किए जाते थे, सही है, और इनके 3 वर्ग थे। बाकी आनुवंशिक अधिकारी नहीं होते थे और दीवान कार्यालय द्वारा इनको वेतन नहीं दिया जाता था, तो केवल 1 और 3 सही है। फिर शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 में जो हुई थी, इसके किस मुगल सेना नायक के साथ ये हस्ताक्षरित की थी? तो ये थे जय सिंह। ठीक है। फिर प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था? प्राचीन स्मारक संरक्षण नियम ये पारित हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय। इम्पॉर्टेंट है। वी.डी. सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त संगठन क्या था? ये था अभिनव भारत। अभिनव भारत है वी.डी. सावरकर का। फिर लोक सेवा की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने पर संतुति निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो आया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म रिपोर्ट जो आई थी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, इसमें जो लोक सेवा की परीक्षाएं वो इंग्लैंड में और भारत में एक साथ करने की संतुति। फिर आगे बढ़ते हैं। कौन सा नहीं सही सुमेलित है? तो देखिए, सहायक संधि जो है 1863 में नहीं हुई थी, ये ऑप्शन है। इसके अलावा सब सही है। फिर भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? तो ये था द बंगाल गजट। पहला समाचार पत्र था द बंगाल गजट। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने। फिर है आंदोलन और व्यक्ति जो जाने जाते हैं, आपको मिलान करना है। तो होम रूल आंदोलन जो था ये एनी बेसेंट। बारदोली सत्याग्रह में थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। असहयोग आंदोलन में महात्मा गांधी और स्वराज पार्टी का निर्माण C.R. दास। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली लिस्ट, याद कर लीजिएगा। होम रूल आंदोलन एनी बेसेंट, बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी और स्वराज पार्टी का निर्माण C.R. दास। फिर प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में भारत की अस्थायी सरकार कहाँ बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी अफगानिस्तान में। इंकलाब जिंदाबाद फिर से रिपीटेड है कि ये नारा किससे जुड़ा हुआ है? तो ये नारा जुड़ा हुआ है सरदार भगत सिंह से। फिर है कि सुमेलित करना है सूची को। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का प्रारंभ ये हुआ था लॉर्ड मिंटो के समय। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935, इसमें प्रांतीय स्वायत्तता मिली। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ और भारत शासन अधिनियम 1919 से आती है द्विशासन पद्धति। ठीक है। फिर सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया था? तो ये था पूना समझौता। ठीक है। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषणा के बाद आया था पूना समझौता। एक जो क्रोनोलॉजिकल वाला पीछे था उसमें भी था ये। फिर लाल किले में चल रहे मुकदमे में आज़ाद हिंद फौज की तरफ से कौन था? ये भी रिपीटेड है। तो ये थे टी.बी. सप्रू। ठीक है। इसमें आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष से वकालत की थी टी.बी. सप्रू ने। फिर है कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो इसमें देखिए, जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, इसमें भारत की विदेश नीति की घोषणा की गई थी, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की गई थी, सविनय आंदोलन की प्रारंभ करने की तैयारी थी, लेकिन अस्पृश्यता उन्मूलन नहीं था। ठीक है। ऋग्वेद में अघन्या का उपयोग किस लिए हुआ है? तो ये गायों के लिए, यानी अघन्या। ठीक है। फिर उसके बाद है अलबरूनी भारत में कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। निम्नलिखित सुल्तानों में कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो ये था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में कौन इस्लाम से प्रभावित था? तो ये थे नामदेव। आगे बढ़ते हैं। विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया गया है? तो ये 12 अवतार हैं। मगध का कौन सा सम्राट परशुराम के नाम से जाना जाता है? परशुराम के नाम से कौन जाना जाता था? ये था महापद्मनंद।
मत्तविलास प्रहसन के लेखक कौन थे? मत्तविलास प्रहसन के लेखक थे महेंद्र वर्मन। फिर है राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो राणा सांगा ने बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी खानवा के युद्ध में। तो ये था खानवा का युद्ध। अब आप लोगों के लिए सवाल है कि बताइए खानवा का युद्ध कब हुआ था? ये तो हुआ था, मैंने बता दिया कि राणा सांगा और बाबर के बीच में, लेकिन हुआ कब था? कमेंट बॉक्स में बताइए। पुरंदर की संधि जो 1665 में हुई थी, ये इसमें मुगल सेना नायक के साथ किस मुगल सेना नायक के साथ ये हस्ताक्षरित थी? तो ये थी जय सिंह। तो शिवाजी और जय सिंह के बीच में। फिर है सुमेलित करना है, ठीक है। तो बाबर जमी मस्जिद सांभल, हुमायूं दीन पनाह, अकबर जो है जहांगीरी महल, और जहांगीर जो है एतमाद-उद-दौला का मकबरा, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा ये लिस्ट भी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि ये तो सवाल आपने पढ़ लिया कि ये पिछला फिर से रिपीटेड है कि भूमि स्पर्श मुद्रा सारनाथ की बुद्ध प्रतिमा किससे संबंधित है? तो ये गुप्त काल से संबंधित है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण भी राष्ट्रकूटों ने कराया था। और ये गुलामी का अधिकार पत्र, ये भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, इसको गुलामी का अधिकार पत्र किसने बोला था? तो इसको बोला था जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो ये थे A.O. ह्यूम। 1885 में इसके महासचिव बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। V.D. सावरकर के द्वारा स्थापित गुप्त संगठन का क्या नाम था? अभिनव भारत। ये भी रिपीटेड है। फिर डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में कौन संबंधित था? तो ये थे डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना में जस्टिस रानाडे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। फिर किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ थी अरुणा आसिफ अली। फिर है कथन और कारण दिया गया है कि कांग्रेस ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया, ठीक है, और क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो बिल्कुल सही है, इसका बहिष्कार इसीलिए किया गया था क्योंकि इस कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। तो इसलिए दोनों कथन सही है और सही व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा इतिहास के आपके 304 प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। इतिहास का PYQ कंप्लीट हमारा। तो देखिए अब आपका RO का एग्ज़ाम आ गया, अब UP PCS का भी फॉर्म आ गया है 1 जनवरी से, ठीक है, इसको भरा जाना है। वैकेंसी 220 आई है, 350 प्लस जो है वो ऐसे RO में है। तो बस बिल्कुल तैयारी में लग जाइए। जो आपके PYQ करा रहे हैं ये आपके UP PSC में होने वाले सारे एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। वो आपका समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम हो या फिर अपर वाला PCS वाला एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो बस बने रहिए, चैनल पे आपकी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच।